वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ स्किन केयर की भी बात करेंगे क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और उस हवाले से हमें अपनी स्किन का ख्याल भी रखना है। तो जल्द की हिफाजत और निखार को बरकरार रखना एक कुदरती मसला तो है ही, जिसके लिए आजकल मर्द व ख़वातीन सभी परेशान होते हैं और समझ नहीं आ रही तो करना क्या। महंगी प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर रही होती हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी दुनिया में बढ़ रही है, जल्द से मुतालिक मसाइल में भी हमजा इजाफा होता है। अच्छा, महंगी प्रोडक्ट्स का इकरा ने जिक्र किया कि जी कि वो भी कुछ फ़ायदा नहीं दे रही होती हैं। अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि महंगी प्रोडक्ट्स आपको नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं अगर आप उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मुआलिज आपको दुरुस्त, बहुत महंगी प्रोडक्ट हो लेकिन वो आपको बता ही नहीं रहा कि या वो गलत आपका डायग्नोसिस हो रहा है और आपको गलत कोई क्रीम मिल रही है तो उसके उल्टे नुकसान होंगे, है ना इकरा? बिल्कुल ऐसे ही उसके उल्टे नुकसान होंगे, मैं भुगत चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छे मॉलेज मिल जाए तो आपकी जो है स्किन का ट्रीटमेंट वगैरह जो आपके भी कोई मसाइल होंगे वो उनको उसके मुताबिक ही हल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें केमिकल्स पर मबनी कुछ क्रीम्स भी होती हैं आजकल, तो उन जो क्रीम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कोई आपको नॉलेज बता रहा है उसके बताने के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों को, कि आपकी स्किन को इशू भी कोई ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और माहिर अमराज जिल्द, बहुत ही काबिल डॉक्टर साहब हैं। इनसे आज सारे सवाल हमने आपके पूछने हैं। डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जो जानना चाहेंगे, मौसम चेंज हो रहा है, ये सब कुछ, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक बुरा मॉलेज और अच्छी प्रोडक्ट, महंगी प्रोडक्ट अच्छी नहीं कहते, एक बुरा मॉलेज और महंगी प्रोडक्ट और एक अच्छा मॉलेज और सस्ती प्रोडक्ट, आपको किसको चूज़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहूँगा अच्छा मॉलेज जो है ना वो कभी भी कोई बुरी प्रोडक्ट या कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं देगा कि जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। अच्छा, मेरे वालिद होते थे खुदा बख्शी डॉक्टर गुलाम शबीर, जिन्होंने स्किन का शोबा पाकिस्तान में बनाया, फाउंडर ऑफ। तो मेरे वालिद साहब, मेरे फादर मुझे कहा करते थे, बेटा कोशिश ये करो कि सस्ती तरीन दवाई के साथ अपने मरीज़ को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे। क्या बात। ये उनका था। और मैं अभी भी, मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो महंगी दवाइयाँ भी हैं, वो भी हम देते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो सबसे सस्ती दवाई है, जो इफ़ेक्टिव है। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है, आप अगर मेरे पास आएँ और आपकी स्किन प्रॉब्लम है, आप मुझसे एक ही चीज़ बात करेंगे, आप कहेंगे डॉक्टर आतिफ मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये स्किन प्रॉब्लम का इलाज करें। अब आप तो एक लेमैन हैं, डॉक्टर मैं हूँ, मेरा काम है, तो मेरा काम ये होगा एथिकली जो प्रैक्टिस एक है कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दूँ और कोशिश इसमें ये करूँ कि मैं ये ना देखूँ कि मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, मुझे कौन सी कंपनी कितना फ़ायदा देगी, मेरा कमीशन कितना मिलेगा। मेरा काम है अपने मरीज़ को, क्योंकि आपने मेरा रेफरेंस बनना है। बिल्कुल, आप ठीक होंगे तो आप 100 लोगों को और कहेंगे। आप कहेंगे भाई मैं तो डॉक्टर आतिफ काज़मी से ठीक हुआ था, जाना तो उधर ही। वर्ड ऑफ माउथ है जी। बिल्कुल। और अगर आप मुझसे ख़राब होंगे तो आप ये कहेंगे लोगों को भाई उसके पास ना जाना, उसके पास तो मैं एक दफ़ा गया था, एक तो उसने फीस इतनी ले ली, मुझे दवाइयाँ इतनी महंगी थी और चेहरा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है अच्छा मॉलेज और सस्ती दवाई जो है ये हमारा क्राइटेरिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन है जी। ये कॉम्बिनेशन जो बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे हम आजकल देख रहे हैं लेज़र बहुत ज़्यादा इन हो गया, हर कोई लेज़र कर रहा है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, ये कितना हार्मफुल हो सकता है? एट द सेम टाइम कि अगर आपके एक तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो होनी है, वहाँ तो चाहिए होगा, लेकिन जहाँ पर नहीं भी ज़रूरत और वहाँ पर लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है, कितना हार्मफुल है? देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि आपको ये चाहिए कि क्वैक्स के पास मत जाए। अब क्वैक्स कौन है? अताई डॉक्टर्स। अब होता ये है कि जब वो अताई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये मशीनें रखी हुई हैं, उन्होंने पैसे भी पूरे करने हैं मशीनों के, उनको नहीं पता कि स्किन में क्या लेयर्स हैं स्किन की। अब आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट है, मेरी और है, इनकी और है। अब लेज़र भी इसी तरह डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट लेज़र है। अच्छा। एक गोरी स्किन है उसका लेज़र और होता है, एक डार्क स्किन है उसका लेज़र और होता है। लेकिन जो एक मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगा, अब यहाँ ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स हैं हर जगह पाकिस्तान में। ब्यूटिशियन का काम स्किन डिजीजेस को ट्रीट करना नहीं है। ये देखें ना, आप एग्री करेंगी। आपको अगर मैनिक्योर कराना है, पेडिक्योर कराना है, ब्राइडल मेकअप कराना है, आपने मैस्कारा, आईलाइनर, रूज, फाउंडेशन लगानी है, वो आप जाएं उनके पास। उनका काम आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को, एक्नी को,
मलाजमा को, ये जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे के बाल आ जाते हैं, ये उनका काम नहीं है। अब मुझे कोई आके खातून ये कहे मेरा ब्राइडल मेकअप कर दें डॉक्टर आतिफ, मैं तो ब्राइडल मेकअप नहीं कर सकता, मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे कोई कहे मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर करो, आई कांट डू दैट, दैट इज नॉट माई जॉब। जिसका काम है उसको भाई। तो मैं ये कहूँगा, जो आप ये लेजर्स की बात कर रही हैं, हमारे मुल्क में ये हो गया है कि एक भेड़ चाल होती है ना, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। और ये स्टेटस सिंबल हमारी खवातीन जो हैं ये उन्होंने बना लिया है। एक दूसरे को, आप लोग जब कमेटी पार्टी किटी पार्टी में जाती हैं, आप क्या कहती हैं, हाय तुम उधर गई थी उसके पास, मैंने तो 4 सेशन, देखो मेरी स्किन कर रही है। वो कहती है अच्छा चलो मैं भी वहाँ जाती हूँ। ये एक दूसरे का मुकाबला, कॉम्प्लेक्सेस के जी मैं भी कराऊँ वो भी। अगर आपको चेहरे को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है, स्पॉटलेस है, आपके चेहरे पे ग्लो है, व्हाई शुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? मेरे पास तो पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली फीमेल। मेरा काम ज्यादा खवातीन के साथ है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है आपको पता ना, खवातीन का ही काम है सारा। तो वो डॉक्टर साहब मेरा लेजर कर दें, आई नेवर डू इट। मैं कहता हूँ जी वो पैसे टेबल पे रखती, मैं कहता हूँ पैसे उठाओ और चली जाओ, यू डोंट रिक्वायर इट। अगर आप रिक्वायर करती हैं तो मैं लेजर करूंगा ना। ये तो लेजर के साथ स्किन बर्न हो जाती है। अगर आप गलत लेजर करेंगे तो आपके स्कार्स और पिट्स पड़ जाएंगे। अगर आप लेजर के करेंगे बड़े बड़े ब्लॉचेस पड़ जाएंगे। ये लेजर कोई मजाक तो नहीं है ना। लेजर एक मशीन है जिसके अंदर से शुआएं निकल रही हैं, और वो अगर रेज आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्किन का टाइप क्या और आपके कौन सी रेज दे रहे हैं, आई कैन बर्न योर स्किन। तो ये अपने प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं, जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर है। आजकल नेट आपके पास है, आपके पास गूगल है, सर्च करें और उससे जाके ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ क्रीमें होती हैं हम लोग आमतौर पर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो रंग गोरा करने वाली हो सकती हैं, छाइयों के लिए लगाई जा सकती हैं। उसके बाद शिकायत ये आती है कि 2-4 दिन हफ्ता तो बेहतरीन ग्लो था जी, मैं तो बेहतरीन स्किन मेरी हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चेहरे पर बाल नहीं थे, इजाफी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या मसला क्या होता है, इसको कैसे चूज़ करें कि कौन सी क्रीम लगानी या नहीं लगानी? पहली तो बात ये है, देखिए ये जो गोरा करने वाला चक्कर है, मैं तो तंग आया हूँ पिछले 40 साल से। जो खातून आती है, जो सास आती है, मेरी बहू को गोरा कर दो, जो जिसकी शादी होनी है बच्ची की, उसकी माँ कहती है मेरी बेटी को गोरा कर दो। गोरा गोरा, हम लोगों को इतने कॉम्प्लेक्सेस क्यों हो गए गोरा होने के? अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्शन दिया है ना, मैं आपको आज बताऊं, इस कॉम्प्लेक्शन का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है, हमें स्किन कैंसर बहुत कम होता है। गोरी स्किन में अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूएसए, यूके जाएं तो आप देखेंगे उनकी खवातीन के पूरा चेहरा तिलों के साथ और वो काले छोटे छोटे तिल पड़े होते हैं और उनको कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। तो हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब गोरी स्किन की जो आपने बात की, बिल्कुल ठीक की। जब ये खवातीन आती हैं तो वो जो टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब वो पढ़ती हैं ना, क्रीमें अवेलेबल हैं गोरी वाली, तो वो लड़कियां क्या करती हैं, वो बच्चियां यूज़ करना शुरू कर देती हैं अपने डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पूछे बगैर। इन क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होती हैं और इनमें मर्करी होती है। जो आपने बात बिल्कुल सही की कि जी पहले एक हफ्ता तो लड़की कहती है मैं तो बिल्कुल ही वो गोरी बन गई हूँ और सिंड्रेला बन गई हूँ। उसके बाद उसे पता ये चलता है कि वो जब बाल आने शुरू होते हैं, मर्दाना बाल की तरह के दाढ़ी के, वो स्टीरॉइड्स का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और फिर वो सिंड्रेला हो जाता है। फिर वो हमारे पास भागती है, डॉक्टर आतिफ या जिस डॉक्टर के पास, जी मेरा तो लेज़र कर दें, मेरी शादी होने वाली है, मेरे तो हालात ऐसी हैं ये। तो मैं ये कहूँगा कि गोरा स्किन करने के लिए हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ना, हम लोग एक क्रीम खुद डिस्पेंस करते हैं, हमें पता होता है उससे चेहरे पे ग्लो बहुत आती है। मैं भी बनाता हूँ, हम सब लोग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं। हम ये करते हैं कि आप अगर मेरे पास आएँ और आप मुझे कहें डॉक्टर आतिफ मेरा चेहरा जो है ना, मैं चाहता हूँ इसको ज़रा और ग्लो कर दें, मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वो क्रीम्स हैं, लेकिन मैं आपको गोरा नहीं कर सकता। आपके चेहरे पे ग्लो ला सकता हूँ। कलर को ही आप जो है वो उसको कर देते हैं, नहीं आपका चेहरा फ्रेश लगे। आपके चेहरे पे वो कहते हैं नूर आ जाता है, लोग देख के कहते हैं भाई तुम्हारे तो चेहरे पे बड़ा नूर आया हुआ है। तो ये जो नूर होता है, ये वो क्रीम जो होती हैं और जो हम लोशन देते हैं उनमें स्टीरॉइड्स नहीं होते, हमें पता होता है उनके साइड इफेक्ट हैं, तो उसके साथ फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इसमें ऐड करता चलूंगा कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है स्किन के लिए। फ्रूट्स, जूसेस, दूध, मिल्क शेक्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में, कोई हद नहीं।
बाहर गोरा जो है सुबह नाश्ता जब शुरू करता है तो जूस से शुरू करता है, ऐसे ही वो दूध का ग्लास पीता है सुबह। हम लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों का, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रूट्स। तो मैं ये कहूँगा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस लें, और बाकी अपनी डाइट जितनी बेहतर होगी आपका चेहरा ग्लो करे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छाइयों की बात जैसे हमजा ने भी की, कुछ क्रीम्स लगाने से छाइयों में पड़ सकती है, ये छाइयों का कोई ट्रीटमेंट भी होता है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं जी इसका छाइयाँ जो पड़ जाए उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। 100% ट्रीटमेंट है। छाइयों के कॉज पहले देखने हैं। एक शादीशुदा औरत है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उसको प्रेगनेंसी के बाद पड़ती है। एक खातून जिस तरह आप लोग बच्चियां जो शोबिज में हैं, आप डाइटिंग बहुत करती हैं फिट रहने के लिए, आप लोग नहीं मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूं, आपको तो जरूरत भी नहीं डाइटिंग की, माशाल्लाह यू वेरी फिट। तो मैं ये बात करता हूँ, मेरे पास बच्चियां आती हैं, डॉक्टर आते हैं, मैंने क्रैश डाइटिंग की थी। और भाई क्रैश डाइटिंग की क्या जरूरत है कि जी मेरे तो हल्के पड़ गए, और चाहे हल्के पड़ जाते हैं, ये हेलोज जिसे कहते हैं, उसके बाद उनको छाइयाँ पड़ जाती हैं इम्प्रॉपर डाइट की वजह से। अच्छा, फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस बड़ा बड़ा रोल है। अब रात को अगर आप 12-2 बजे सोएं, सुबह 6 बजे को आपकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, फिर आपको स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, घरेलू स्ट्रेस, वो भी कॉज करता है। हम लोग जो मर्द हज़रात होते हैं, हमें छाइयाँ पड़ती हैं सन एक्सपोजर से। एक बंदा मोटर बाइक चलाता है, उसकी मार्केटिंग की जॉब है, सारा दिन उसने धूप में रहना है, आना जाना है, उसको भी छाइयाँ। हमारे पास वो भी क्रीम्स अवेलेबल हैं, हम सन ब्लॉक भी देते हैं, हमारे पास क्रीम्स भी हैं जो खुद हम बनाते हैं, डिस्पेंस करते हैं, उसके साथ छाइयाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। लेकिन फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल। और वो भी सन ब्लॉक ये नहीं है कि मैं आपको कह दूँ जी आप 50 और वो 60 में 70 SPF वाला लूँ, हम स्किन देख के सन ब्लॉक देते हैं। आपकी स्किन का सन ब्लॉक और है, आपकी का सन ब्लॉक और है, मेरी स्किन के लिए सन ब्लॉक और है। तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ है छाइयाँ जो हैं, और हम इनको क्रीम्स भी देते हैं, लोशन भी देते हैं। एक बात आपको मैं करता चलूँ, ये जो एक इंजेक्शन गोरा करने वाले मार्केट में आए हैं, ये बड़ा कॉमन है। मैं तो इसके हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये FDA से अप्रूव्ड ही नहीं है। फेडरल ड्रग अथॉरिटीज ने इनको ग्लूटाथियोन इंजेक्शन को अप्रूव ही नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे धड़ाधड़ चल रहे हैं। अमेरिका में नहीं लगाए जाते, या किन्हीं और ममालिक में जहाँ डार्क स्किन है वहाँ वो लोग नहीं देते। हमारे मुल्क में पैसा लोग कमा रहे हैं और लगा रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो मेरा मशवरा होगा अपनी बहनों को और ख़वातीन को कि आप ये काम ना करें, आप अपने फ्रूट्स लें, जूसेस लें, फल लें, नींद पूरी करें, डाइट अच्छी लें, चेहरे पे ग्लो आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का ऑफिसर और बड़ी जो है हमें टिप्स दे के गए हैं, और बड़ी मतलब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम खुद से ही कुछ फैसले करना शुरू कर देते हैं। एक तो खुद से फैसले नहीं करने, ज़रूरी नहीं है, स्किन का ग्लो होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आपका जो स्किन कलर है, स्किन टाइप है, वही रहेगी। उसको हम निखारें तो ज़्यादा बेहतर है, उसको फ्रेश रखें, वो भी वो बता रहे हैं। नेचुरली अगर कर सकते हैं, आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि ऐलान करदा जो स्क्वाड है उस पर एतराज़ात किए जाए थे, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। अगर हम कहें कि बेजान ना निकले तो वो भी मतलब बात ऐसी नहीं है। नेशनल T20 की बात करने कब की, तो वो तो जारी है, और उसमें चंद खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी से अब सब कुछ सामने खुलकर आ गया, ओपन हो गया हर चीज़। वैसे ये बातें भी हो रही हैं कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने भी वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो सिलेक्शन है उस पर कुछ वो नाखुश नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने मतलब कुछ तब्दीलियों का भी कहा है, और तब्दीलियों का शायद इम्कान भी है। उन्होंने चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को स्क्वाड में तब्दीली और नज़र षानी की हिदायत भी कर दी है। इस तरह की भी कुछ खबरें ये सारी बातें सब जो एनालिस्ट हैं, जो आम मतलब हम कह लें आदमी, वो बातें कर रहा था कि ये टीम जो है वो इसमें बेहतर नहीं है। हमें समझ आ रही थी बैठे हुए, तो सबको समझ आ रही है, हम लोगों को समझ आ रही है, या आम आदमी को समझ आ रही है। तो फिर जो सिलेक्ट कर रहे थे उस टीम को, उनको उस टाइम नहीं समझ आई थी, लैपटॉप में देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, काफ़ी किया जाता है। लेकिन अब जो है, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अब इस तरह से डायरेक्शंस दी हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि टीम में चेंजिंग्स आएंगी लाजमी तौर। अच्छा, मसला क्या है? नेशनल T20 कप में हमने देखा है कि जी के पहला जो मरहला है उसमें नाकिस कारकर्दगी दिखाई गई है। आज़म खान है, खुशदिल शाह है, शोएब मकसूद हैं, ये हमारा मिडल ऑर्डर है, और हमें तो मिडल ऑर्डर का ही सबसे ज़्यादा मसला है। ओपनिंग में तो हमारे पास बाबर आजम और रिजवान थे, हमें पता था कि वो तो कर लेंगे, फिर हमारा मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, उसके बाद हमारा लॉयर ऑर्डर है, और फिर हमारे टेल एंडर्स हैं। तो मिडल ऑर्डर जब काम नहीं कर रहा तो ये सवालात सब उठने थे। फ़खर जमान, शुएब मलिक, शाहनवाज धानी, सरफराज मिडल ऑर्डर के लिए, अगर आप एज ए विकेट कीपर नहीं भी खिलाते, वैसे वो खेल रहे हैं तो एज ए विकेट कीपर भी खेल सकते हैं। और उस्मान कादिर का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। शादाब की परफॉर्मेंस भी कुछ पसंद नहीं आ रही। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन पिचेस के ऊपर है कि जो रावलपिंडी के अंदर पिचेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और उसके ऊपर शोएब मकसूद का और हारिस सोहेल का एक मुकालमा भी ज़रा
वायरल हो रहा था कि जिसमें अच्छा। शोएब मकसूद ने ये कहा कि ऐसी पिचें बना दी हमें खिला रहे हैं और फिर जो है परफॉर्मेंस नहीं होगी और हमें लेके नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, उन्होंने ये मुकालमा तो किया, लेकिन हमजा ने मेरी नज़रों से नहीं गुजर रहा। लेकिन हमजा, अगर नेशनल T20 कप की बात कर लेते हैं, पहला मरहला जो है मुकम्मल होने के बाद रमीज़ राजा सिलेक्शन कमेटी और कप्तान से मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब 2 दिन के रेस्ट के बाद कौमी T20 कप के 2 मैच कल खेले जाएंगे। पहले मैच में सिंध और बलूचिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरे मैच में नॉर्थ और सदर्न पंजाब हैं वो टकराएंगे आपस में। मैचेस जो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये सारा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा मिडिल ऑर्डर जो जिस पे हमने इत्तफा किया, जिस पे हमें लग रहा था कि हमें नहीं, सिलेक्शन कमेटी को लग रहा था कि वो ये बेहतरीन नंबर्स हैं, एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाला है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, दूसरे के नंबर्स अच्छे हैं, तीसरा भी अच्छा खेलेगा, वो बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि अब लाजिम तो हो चुका है कि तब्दीलियाँ हों, कुछ होंगी भी? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर हमजा और इकरा आप दोनों को। मैं ये समझता हूँ कि जो टीम अनाउंस की थी लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, और उसको बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि हमने ये रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सिवाय वसीम अकरम के और कोई साबित टेस्ट क्रिकेटर ऐसा नहीं था कि जिसने टीम को तनकीद का हदफ ना बनाया। सबने कहा कि ये टीम अच्छी नहीं है। तो लाजिम बात है कि जब टीम आप वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं हमजा, और इतने नातजुर्बाकार खिलाड़ी, आपने खुद सुनी गुफ्तगू शोएब मकसूद की कि हमें निकाल ना दें पिचेस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है वो वाकई बिल्कुल अब ऑन द कार्ड है। लगता यही है कि तब्दीली होगी। 2018 में भी तब्दीली आई पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद, लेकिन अब क्रिकेट टीम में तब्दीली जो है ऑन द कार्ड है। अच्छा, जिस तरह से आपने तब्दीली की बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड टीम थी उसके ऊपर एतराज़ भी किया और डायरेक्शंस भी अब दी हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, जो सिलेक्टेड टीम थी उसमें से किसकी छुट्टी होने के इम्कानात हैं? देखिए इकरा, सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो आजम खान है, जो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा, और वो यंगस्टर है, आप नथिंग अगेंस्ट हिम। ये नहीं कि वो मोइन खान का बेटा है तो तनकीद कर रहे हैं, नहीं, उसने परफॉर्म नहीं किया। 3 मैचों में 34 रन बनाए उसने, और उसको हार्ड हिटर कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। जी हाँ, और आप देखें गेंदे भी हमजा ने काउंट किए, तो अब आप देखें कि इतनी गेंदों पर इतने रन, इसका मतलब वो सबका फेवरेट है ना। जब आपने गेंदे काउंट कर ली तो वो सबका फेवरेट है। तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट तो जो है वो आजम खान है। और फिर उसके अलावा आप देखें खुशदिल शाह, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। शोएब मकसूद को अंदाजा है कि वो मुश्किल में आ सकते हैं। इसी तरह आसिफ अली, पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। और इन लोगों को मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा तजुर्बे की जरूरत है। फौरन T20 वर्ल्ड कप में इनको नहीं धकेलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये 4 लोग हैं और चारों परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये चारों ही हमारा मिडिल ऑर्डर हैं। हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है इस वक्त कि हम क्या करें? शोएब मलिक की आपको वापसी नजर आ रही है, और ऐसे हालात में क्या सरफराज को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया हमजा। शोएब मलिक और सरफराज अहमद, इन दोनों की वापसी नजर आ रही है। फिर उसके अलावा अगर शर्जील खान को हम लेकर आते हैं एज एन ओपनर, फखर जमान थोड़े आउट ऑफ टच हैं, लेकिन कहते हैं कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। फखर जमान भी अगर आते हैं और नीचे आकर खेलते हैं, 1 डाउन पे बाबर आजम, फिर रिजवान अगर 5वें पे खेलते हैं, हफीज भी हैं, और शोएब मलिक भी टीम में आते हैं, सरफराज आते हैं, तो हमारी बैटिंग काफी बेहतर हो जाएगी। और फिर हम दूसरी टीमों को टफ टाइम दे सकते हैं इन विकेटों पर, जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस हो रहे हैं। तजुर्बाकार खिलाड़ियों की जरूरत है। जो हमने विकेटें बनाई है, आपने देखा मैक्सिमम स्कोर 180 एक दफा हुआ है। उसके अलावा एवरेज जो है वो 150 रन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड कप में तो अब टीमें T20 में तो 200, 230, 240 रन बना रही है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारा मिडिल ऑर्डर यही रहा तो। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम मिडिल ऑर्डर की, जैसे आपने बात की, हम नेशनल T20 की बात कर लें, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई मैचेस जो हैं वो मयारी नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी ही तैयारी रही, ऐसी ही टीम रही, तो हम T20 वर्ल्ड कप में तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब तो हमजा आपके साथ रह के इकरा भी बहुत गहरी निगाह रखने लगी कि मयारी नहीं हो रहे मैचेस। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई में मयारी नहीं हो रहे। वो नजर नहीं आ रही, जो एक एंटरटेनमेंट, जो एक मुकाबला, रस्सा कशी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और जस्ट दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, जिसे कहना चाहिए। तो आपकी बात सही है, सनसनीखेज मुकाबले हो, जरा एक्साइटमेंट हो, तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें, ये फैक्टर भी जो है ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। ठीक है, ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। वहाब रियाज को देख लें, अगर हम उस चेक करें तो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, शाहीन के नीचे हैं, अच्छे उन्होंने ओवर करवाए हैं। और खैर आप समझते हैं कि हमें अगर देखा जाए UAE में उनकी ज़रूरत पड़ रही होगी। दूसरा,
शादाब हमारे वाइस कैप्टन हैं और उनमें उस पर भी सवाल उठ सकता है कि जी कि उनको 11 में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने वाइस कैप्टन उनको बना दिया है, उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, दूसरी तरफ उस्मान कादिर का नाम भी अब सामने आ रहा है। अब क्या समझ रहे हैं कि इसमें भी हमें कुछ नज़रसानी करनी चाहिए या वो बिल्कुल सेफ है? देखिए हमजा, जब शादाब खान 2017 में आए थे, वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए थे, तो सबने उनकी बड़ी तारीफ की थी, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग भी बाद में उन्होंने इम्प्रूव की, लेकिन अब उनकी बॉलिंग उस मयार की नहीं रही जब शादाब खान शुरू में आए थे। उस्मान कादिर के पास वैरायटी बहुत है, अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे, उसके पास वैरायटी शादाब के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर उस्मान कादिर को आप रखते हैं टीम में, तो उस्मान कादिर चूंकि रिजर्व में, मुझे अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तो अगर उस्मान कादिर को आप टीम में रखते हैं तो फिर शादाब की 11 में जगह नहीं बनती। आप भारत ने 5 स्पिनर्स तो रखे हैं, अब आप क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? सकलैन मुश्ताक जा रहे हैं, वो खुद स्पिनर्स हैं, उनका टिल्ट स्पिनर्स की तरफ होगा, फिर वर्नन थलेंडर है, क्या वो पेसर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होंगे फाइनल 11 के सिलेक्शन। सर वाब रियाज को जरा उस पे आप देखें, वहाब रियाज तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। 2008 में उन्होंने डेब्यू किया, 13 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। वनडे डेब्यू 2008 में किया, टेस्ट डेब्यू 2010 में किया। उनका तजुर्बा बड़ा काम आएगा। और लोग कहते हैं ना कि अगर मोहम्मद वसीम जूनियर इज अ गुड बॉलर, लेकिन ऑलराउंडर्स के जुमरे में ला रहे हैं, वहाब रियाज भी उसी तरह की बैटिंग कर सकता है जिस तरह मोहम्मद वसीम करता है। मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम 20 साल का है, टू यंग, अभी उसे जो है ना जरा खेलने दें। वहाब रियाज जैसे सीजन कैंपेनर की जरूरत है जो जान मारता है। पीएसएल में भी आपने देखा वहाब रियाज ने कितनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ ज्यादती की है टीम के इंतखाब के वक्त मोहम्मद वसीम ने। वो समझ रहे थे कि नौजवानों को, काफिले को लेकर चले जाएंगे और हम मैदानी जंग जीत लेंगे। ऐसे नहीं जीता जाता, तजुर्बा का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब ये तो हमें सारी टीम बनती हुई शायद नज़र आ जाएगी, एंड पे जाके कुछ तब्दीलियां भी होंगी, उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। अब बाबर आजम की कप्तानी बहुत बड़ा फैक्टर होगी, इतना स्ट्रॉन्ग, मेरा बस यही सवाल बार बार जहन में आ रहा है, इतना तगड़ा चेयरमैन होते हुए क्या कोई कप्तान पनप सकता है? कोई कप्तान बन सकता है? देखिए, तगड़ा तो चेयरमैन है। उन्होंने बाबर आजम को एक बॉटम लाइन भी समझा दी कि उन्हें अपनी कप्तानी को भी बेहतर करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी बना दिया बाबर आजम को कप्तान, उसको वाइस कैप्टन रखकर हम ग्रूम कर सकते थे अंडर सरफराज अहमद, लेकिन सरफराज की छुट्टी तीनों फॉर्मेट से कर दी। तो मैं समझता हूँ रमीज राजा जरूर इस जानिब देख रहे हैं। अभी तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद आप देखिएगा हमजा, मुझे बहुत तब्दीलियां होती नजर आ रही है। सिलेक्शन कमेटी चली जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव चले जाएंगे, डायरेक्टर कमर्शियल की भी छुट्टी हो सकती है। बहुत सारी चीजें रमीज राजा करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर एक ही फायर से कई लोगों को शिकार बनाएंगे तो कुछ भाग भी सकते हैं उनमें से। लेकिन अब बाबर की कप्तानी में कुछ फर्क आया, कुछ बेहतर होती हुई आपको नजर आ रही है कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रही है? और दूसरी ऑप्शन हमारे पास तो फिर रिजवान नजर आ रहे हैं, या कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल आपने सही कहा, दूसरा ऑप्शन रिजवान है, लेकिन बाबर को अब इम्प्रूव करना होगी। नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन करंट क्रिकेट टुडे, लेकिन उनकी कप्तानी में वो बात नजर नहीं आ रही। आप देखें उनका बोलना, जिस तरीके से कप्तान होता है कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता बाबर आजम में। तो उन्हें बहुत सारी चीजें इंप्रूव करना होंगी। मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए एक ट्यूटर रखा है जो उनको इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, जो उनकी ग्रूमिंग भी कर रहा है। अल्लाह करे कि जल्दी ग्रूम हो जाए बाबर आजम। चलें ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान अब बात कर रहे थे, अभी कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं और हो सकता है कि इस पर भी बात उम्मीद की जा रही है कि अच्छी तब्दीलियां होंगी फिर हमजा, क्योंकि डायरेक्शंस तो आपको मिल गई हैं आगे। अब कुछ तब्दीलियां होंगी, परफॉर्मेंस भी खैर इतनी अच्छी नहीं रही है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।